नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हाल के ईरान इजराइल तनाव पर हैं। इसे कुछ रिपोर्ट्स में ऑपरेशन राइजिंग लायन भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल, काफी खबरें आई, विश्लेषण भी हुए, जानकारी बहुत है, थोड़ी उलझी हुई भी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सुलझाएं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर क्या रहा। शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो थोड़ी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को इजराइल ने ईरान के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर हमला किया। हाँ, और इसमें नतांज और फोडो जैसे उनके अहम परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, और ये भी सुनने में आया कि मोसाद की ड्रोन टीमों ने पहले ही अंदर जाकर रडार और मिसाइल साइट्स को बेकार कर दिया था, रास्ता साफ करने के लिए। जी, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। ये दिखाता है कि ये कितनी सोची समझी और गहरी कार्रवाई थी। इसने तनाव को एकदम से बढ़ा दिया। तो ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद क्या हुआ? जाहिर है ईरान ने भी कुछ किया होगा। अरे बिल्कुल, चुप बैठने वाले नहीं थे वो। जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, 13 से 25 जून के बीच ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया। इजरायली शहरों पर सोचिए 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और करीब 1000 कामिकाजी ड्रोन भी। 1000 ड्रोन? हाँ, वो जो खुद लक्ष्य से टकराकर फट जाते हैं। और इसी दौरान ये भी ध्यान देने वाली बात है, ईरान के 30 से ज्यादा सीनियर सुरक्षा अधिकारी और 11 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। अच्छा, तो निशाना सिर्फ इमारतों पर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टारगेटेड किलिंग्स भी थी, ऐसा लगता है। और फिर अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। हाँ, 22 जून को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतांज पर हमला किया। और ये वो खास बॉम्बर हैं जो बंकर बस्टर बम ले जाते हैं। अच्छा, जो जमीन के बहुत नीचे तक मार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इरादा साफ था, उनके सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना। इसके जवाब में फिर ईरान ने भी कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। तो ये तो एक तरह से सीधी जंग जैसे हालात हो गए थे। हाँ बिल्कुल। आखिरकार 24 जून को अमेरिका ने बीच बचाव किया और युद्ध विराम हुआ। हालांकि ईरान थोड़ा स्केप्टिकल था, उसे शक था कि टिकेगा या नहीं। ये तो हुई हमलों और जवाबी हमलों की बात। लेकिन इन सब के बीच जो आम लोगों पर गुजरी होगी, स्रोतों में उसका भी जिक्र है। हाँ, और वो पहलू बहुत बहुत गंभीर है। ईरानी सूत्रों ने कहा कि 600 से 900 मौतें हुई, लेकिन मानवाधिकार संगठन ये आंकड़ा 1200 के करीब बताते हैं। इसमें आम नागरिक भी थे, फौजी भी। और इजराइल में करीब 30 मौतें हुई, पर घायल 3200 से ज्यादा थे और लगभग 9000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, विस्थापित हुए। कुछ खास घटनाएं भी शायद सामने आईं, जैसे किसी अस्पताल पर हमला। हाँ, बेरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल गिरी, काफी नुकसान हुआ, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। और तेहरान की इविन जेल पर भी इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज्यादा कैदी और स्टाफ मारे गए। ये तो दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ फौजी ठिकानों तक ही नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत व्यापक था। अगर हम स्रोतों का विश्लेषण करें तो लगता है इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेलना और उसके नेतृत्व को कमजोर करना था। और ईरान शायद ये दिखाना चाहता था कि उस पर हमला होगा तो वो भी पलटकर उतना ही जोरदार जवाब दे सकता है इजराइल की जमीन तक। जब इतने बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा था तो किस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या खास था? देखिए, दोनों तरफ से आधुनिक हथियार इस्तेमाल हुए। ईरान ने अपनी जानी मानी शहाब और सिजिल मिसाइलों के साथ साथ फतेह सीरीज की मिसाइलें और शाहिद मुहाजिर ड्रोन इस्तेमाल किए। कुछ रिपोर्टों में क्लस्टर हथियारों का भी जिक्र है, हालांकि इसकी पुष्टि मुश्किल है। और इजराइल और अमेरिका की तरफ से उन्होंने F-15, F-35 और यहाँ तक कि F-22 रैप्टर्स और B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए, बंकर बस्टर बमों के साथ। और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था। वो आयरन डोम वगैरह? हाँ, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, पैट्रियट और अमेरिकी एजिस सिस्टम भी। इन सब ने मिलकर ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश की। और वो मोसाद की अंदरूनी ड्रोन वाली कार्रवाई भी मत भूलिए। हाँ, वो तो काफी अहम लगती है। अच्छा, ये सब हो रहा था तो दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही थी? जाहिर है सब देख रहे थे। अमेरिका तो खुलकर इजराइल के साथ था, हमलों में शामिल भी हुआ।
दूसरी तरफ यूएन, चीन, रूस, यूरोपीय संघ सबने फौरन लड़ाई रोकने को कहा। और आसपास के देश जैसे जॉर्डन, सऊदी अरब। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी ईरानी मिसाइलों को हवा में रोकने में मदद की। ये एक अहम पहलू था। आर्थिक असर भी तो पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उसका तेल निर्यात कुछ समय के लिए आधा हो गया। दुनिया भर में भी तेल के दाम मतलब ब्रेंट क्रूड एकदम से 15% तक उछल गए थे। हालांकि बाद में स्थिति संभली। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और शायद उसके नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा गहरा हमला किया। इससे कार्यक्रम को झटका लगाए, भले ही वो अस्थायी हो। दूसरी बात, ईरान ने जवाब में इजरायली जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, अपनी ताकत दिखाई। सही। तीसरी, दोनों तरफ जाने गई, माल का नुकसान हुआ, कीमत भारी चुकानी पड़ी। और चौथी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम आया, युद्ध विराम हुआ, लेकिन ये बहुत नाजुक है। ये वाकई में इस पूरी क्षेत्र की जो शक्ति संतुलन है उसे बदल सकता है ना? हाँ बिल्कुल। ईरान की क्षमताएं मतलब प्रभावित हुई हैं, पर वो खत्म नहीं हुई। जैसा कि IAEA जो UN की परमाणु निगरानी संस्था है, उसने भी चेताया है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन तेज कर सकता है। तो अब आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या ये जो नाजुक सी शांति है, ये किसी तरह की बातचीत या कूटनीति के लिए रास्ता बनाएगी, या फिर ये भविष्य में किसी और बड़े टकराव से पहले की खामोशी है? इस इलाके का भविष्य शायद इसी पर टिका है।